Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो आज हम अपनी 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी करवाया होगा कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वैसे तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में जो है वाटर है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक है, जो हमारे यूज़ करने लायक है, उसकी जो है काफ़ी हमारे यहाँ पर कमी है। तो देखिए जो हमारी अर्थ का लगभग थ्री जो फोर्थ पार्ट है, यानी 4 में से 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और 1 पार्ट जो है वो हमारा लैंड से कवर्ड है, लेकिन इसका जो है बिल्कुल स्मॉल पोर्शन ही हम पीने के लिए यानी फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर मेनली जो है वो कहाँ से आता है, वो एक तरीके से जो हमारा सरफेस रन ऑफ मतलब जो हमारा रिवर्स वगैरह के अंदर, लेक्स वगैरह के अंदर जो मिलता है वो, और इसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो, तो ये हमारा जो है फ्रेश वाटर के अंदर आता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर 96 है, इसको 96% आप कर लीजिए। 96.5% जो वाटर है वो हमारा ओशियन के अंदर है, ओनली 2.5% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है। तो हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ओशियन का वाटर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ओशन का वाटर जो है वो आपके पीने के लायक नहीं होता। सिर्फ 2.5% है जो वाटर बचता है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए इसका 2.5% है, इसमें से भी जो 70% है वो हमारा किसके अंदर है, वो हमारा आइस के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन के अंदर है, जहाँ तक वो आपके बिल्कुल भी एक्सेस में नहीं है, मतलब आप उस तक एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपको एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ 30% उसके अंदर से, यानी 2.5 में से ओनली 30% जो बचता है वो स्टोर्ड किया गया है जो ग्राउंड वाटर के अंदर, मतलब एक तरीके से जो हमारा ग्राउंड के अंदर जो स्टोर है वो 30% ही बचता है। अब देखिए इंडिया को जो है सिर्फ 4% जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, प्रेसिपिटेशन होती है उसका सिर्फ 4% ही मिलता है। और अगर इंडिया के रैंक की बात करें कि इंडिया के अंदर जो वाटर किस हिसाब से जो है लोगों को मिलता है, तो उसके हिसाब से देखिए तो इंडिया का जो प्लेस है वो 133वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है कितना ज़्यादा वाटर की डेफिशिएंसी है, और हम उसके बाद भी जो है वाटर को क्या करते रहते हैं, इतना ज़्यादा जो है पोल्यूट करके उसको वेस्ट करते रहते हैं। तो हमें जो है इस वाटर रिसोर्स को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए जो हमारा ओशन के अंदर है वो 96.5% जो वाटर है वो मैंने आपको बताया कि वो हमारा ओशन के अंदर है। उसके बाद देखिए फ्रेश वाटर वो हमारा सिर्फ 2.5% बचता है। उसके बाद देखिए इस फ्रेश वाटर के बारे में अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर का लगभग 70% यानी 68.6 नियरली 70% जो हमारा कहाँ पर मिलता है, ग्लेशियर्स के अंदर मिलता है। और ये देखिए ग्राउंड के अंदर अगर हम बात करें तो ये 30% के करीब जो बचा हुआ है, यानी 2.5 का जो है 30% सिर्फ ग्राउंड वाटर के ऊपर मिलता है। और उसके बाद बात करें जो सरफेस यानी जो रिवर्स वगैरह के अंदर मिलता है सरफेस वाटर जो आइस के रूप में मिलता है वो सिर्फ 1.3%। और ये देखिए अगर हम इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करें आगे तो देखिए इसका जो आइस और स्नो के रूप में जो मिलता है वो 73.1% है, लेक्स के अंदर मिलता है 20%। और इसके साथ साथ आप बात कर सकते हैं यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है वाटर वेपर के रूप में 0.22%, रिवर्स के अंदर 0.46%, सोयल मॉइस्चर के रूप में आप देख सकते हैं सोयल के अंदर जो मॉइस्चर पाया जाता है वो 3.5% है, स्वैम्प्स एंड मार्सेस जो हमारे होते हैं वेटलैंड्स वगैरह उसके अंदर 2.5% है। और उसके साथ साथ देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 0.22% है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना कम वाटर जो है हमारे लिए यूज़ करने लायक है, बाकी वाटर जो है हमारे यूज़ करने लायक नहीं है। इसलिए हमें इस रिसोर्स को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। अब देखिए वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है, क्या जरूरत है, और इसकी कंजर्वेशन की क्यों होती है ये, और इसको कंजर्व करने के लिए और इसकी मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है। तो देखिए हम जो है वाटर को क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी इसको पोल्यूट कर देती है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी अनइक्वल एक्सेस है, यानी कि किसी एरिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर मिल जाता है और किसी के एरिया के अंदर कोई भी वाटर नहीं मिलता। तो इसलिए वाटर क्या है, वाटर की हमारे पास स्कैरसिटी है और इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने कंजर्वेशन करनी है और इसके साथ साथ हमने मैनेजमेंट करनी है ताकि हम जो है वाटर उन एरिया के अंदर भी पहुँचा सके जहाँ पर इसकी स्कैरसिटी है। अब देखिए हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी तो काफ़ी लार्ज है। अगर पॉपुलेशन लार्ज होगी तो वाटर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और वाटर की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो देखिए उससे क्या हो जाएगा, वाटर हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वाटर एक तरीके से स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा, मतलब ये जो है इसकी स्कैरसिटी हो जाएगी। अब देखिए काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करती है, फ्रेश वाटर का यूज़ करती हैं। और जब ये इंडस्ट्री जो है फ्रेश वाटर का यूज़ करेंगे तो ये भी क्या करेंगे, काफ़ी सारा जो है जो वाटर है उसको पोल्यूट कर देती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह छोड़ देते हैं, जो दूसरे वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर डाल देते हैं, उससे जो है ये वाटर भी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है।
अगर फ्रेश वाटर को भी इसी तरीके से पोल्यूट करते रहे तो जो फ्रेश वाटर जितना भी स्कार्सिटी में बचा है वो भी हमारे पास नहीं बचेगा। इसके साथ साथ देखिए हम वाटर के काफ़ी सारे दूसरे यूजेस भी करते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने के लिए, मतलब वाटर जो हमारी बिजली है, बिजली जो हम पानी से बिजली बनाते हैं वो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब देखिए एक जो स्वीडिश एक्सपर्ट है जिसका नाम जो फल्केन मार्क है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो एक डेफिनेशन दी है कि वाटर स्ट्रेस कब बोला जाएगा। देखिए जब एक व्यक्ति के लिए पूरे ईयर में 1 पर्सन के लिए जब पूरे ईयर में एक अगर 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर तक वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, यानी बहुत कम है ये। अगर पूरे ईयर में सिर्फ इतना ही वाटर 1 पर्सन के लिए अवेलेबल हो पाता है तो वो देखिए वाटर स्ट्रेस के उसमें आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पानी की कमी है। देखिए अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे जो मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो की जाती है, मतलब हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हम मल्टीपल जो पर्पस प्रोजेक्ट हैं वो बनाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया के अंदर बात करते हैं कि जो हमारा पुराना प्राचीन जो भारत था उसके अंदर देखिए किस तरीके से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता था, यानी पहले जो हम पानी का यूज़ और पानी का जो है कंजर्व और उसको किस तरीके से यूज़ करते थे, कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें, श्रृंगा वेरापुरा ये इलाहाबाद के पास में है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बनाए गए थे। किस लिए बनाए गए थे, तो जो गंगा के वाटर के अंदर, जो गंगा की रिवर है उसके अंदर जो फ्लड आता था, तो फ्लड की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर होता था उसको हार्वेस्ट करने के लिए जो है उसको कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे सिस्टम जो है वो बनाए गए थे। तो देखिए इस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर काफ़ी सारे डैम्स बनाए गए थे, लेक्स बनाई गई थी, इरिगेशन सिस्टम भी वहाँ पर थे। और अगर हम बात करें कि जो कलिंगा है उड़ीसा के अंदर, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इसके साथ साथ बेन्नूर कर्नाटक के अंदर, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है हमें इरिगेशन के वर्क मिलेंगे, यानी काफ़ी सारे जो है नहरें वगैरह जो आपको यहाँ पर मिलेंगी इरिगेशन करने के लिए, जो भी टैंक्स वगैरह लेक्स वगैरह, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल जो आपको मिल जाते हैं। अगर हम 11वीं सेंचुरी की बात करें तो भोपाल लेक जो है वो फर्स्ट इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई थी। एक होती है नेचुरल लेक जो खुद से बन जाती है, जो नेचर के द्वारा बनाई जाती है, एक होती है आर्टिफिशियल लेक जो कि इंसान के द्वारा बनाई जाती है। तो भोपाल की जो लेक है वो उस टाइम पर इंडिया की लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी। अगर हम 14वीं सेंचुरी की बात करें तो जो हौज खास है वहाँ पर एक टैंक बनाया गया था, किसके द्वारा, दिल्ली के जो सुल्तान थे उस टाइम पर इल्तुतमिश, उसके द्वारा जो है हौज खास के अंदर टैंक बनाया गया था, जिसके द्वारा क्या किया जाता, वाटर सप्लाई किया जाता था फोर्ट के अंदर, यानी जो राजा का जो किला होता था उसके अंदर जो है जो सुल्तान का किला होता था वहाँ पर वाटर की सप्लाई के लिए ये इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके साथ साथ डैम भी बनाए गए थे वहाँ पर काफ़ी सारे इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन मतलब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कि पानी के साथ जो है काफ़ी सारे खेल हम करते हैं उसको रिक्रिएशन के अंदर डालते हैं हम। इसके साथ इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग, इन सब के लिए जो है क्या किया जाता था, वाटर को एक तरीके से कंजर्व किया जाता था, और इन सब पर्पज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते थे। अब देखिए डैम्स जो है, अब हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो है आजकल हम मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे डैम्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है डैम बनाकर मोस्टली उसको कई सारे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम काफ़ी सारे पर्पज़ इससे हम फुलफिल करते हैं। देखिए वहाँ पर हम फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, वहाँ से हम वाटर को डाइवर्ट करके इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो काम होते हैं, इस वजह से इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया जो डैम्स है हमारे। तो देखिए इसमें जैसे कुछ का नाम दिया हुआ है, जो सतलुज ब्यास रिवर बेसिन है ना, वहाँ पर कौन सा डैम बनाया गया है, वहाँ पर देखिए भाखड़ा नंगल जो है प्रोजेक्ट ये बनाया गया है। हीराकुंड जो डैम है वो किसके ऊपर बनाया गया, ये महानदी जो हमारी रिवर है उसके ऊपर बनाया गया, तो ये महानदी रिवर है उसके ऊपर बनाया गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे डैम्स जो है वो बनाए गए हैं। अब देखिए एक डैम होता क्या है, देखिए डैम एक तरीके का बैरियर होता है। देखिए मान लिया जो है ये आप देख सकते हैं, मान लिया ये रिवर फॉलो कर रही है और इसमें बीच में हमने क्या कर दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो जिसकी वजह से रिवर का फ्लो क्या हो जाता है, उसको रोक दिया जाता है, और रिवर का फ्लो रोकने की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, यानी जो बहता हुआ पानी है, फॉलोइंग वाटर है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके वाटर को डायरेक्ट कर देते हैं और रिटार्ड कर देते हैं उसके फ्लो को, मतलब उसके फ्लो को रोक देते हैं। तो एक तरीके से क्या बन जाता है, वहाँ पर एक रेजर्वोयर बन जाता है, लेक्स बन जाती है, इम्पाउंड्स। तो एक तरीके से डैम क्या बोला है, एक रिजर्वोयर होता है रेदर देन ए स्ट्रक्चर। रिजर्वोयर मतलब यहाँ देखिए वाटर आपका इकट्ठा हो गया तो एक तरीके से रेजर्वोयर का काम कर सकता है।
काम होता है, रेजर्वोयर होता है। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर फिशिंग भी कर सकते हो, यहाँ से जो वाटर को डाइवर्ट करके आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ से जो आपने यहाँ पर डैम बनाया है तो यहाँ पर आप जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसको जो है हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको जो है कई पार्ट में हम डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। जैसे इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जिस मटेरियल से ये बना होता है, तो काफ़ी सारे जैसे टिम्बर से बनाते हैं, जो लकड़ी वगैरह से बनाते हैं, वो टिम्बर डैम हो गया, एम्बार्कमेंट डैम हो गया और मेसोनरी डैम हो गया। तो ये सारे के सारे जो कंकड़ और कंक्रीट से जो बनते हैं वो वाले डैम है हमारे ये एम्बार्कमेंट और मेसनरी। तो देखिए कुछ एक डैम जो हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो हाँ आप हाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लार्ज डैम, बहुत बड़े बड़े जो डैम है, मेजर डैम भी बोलते हैं इनको। दूसरे जो है लो डैम, जो छोटे मीडियम हाइट के डैम और हाई डैम। तो इसके अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने जो है डैम के बारे में क्या कहा था कि ये जो है टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के। अब देखिए टेम्पल क्यों बोला मॉडर्न इंडिया के, तो देखिए ये अभी मैंने बताया कि ये काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, विलेज की इकोनॉमी को जो है डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर जब भी तो यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर के लिए वाटर को डाइवर्ट करके जो है आपके खेतों में जो पानी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से और काफ़ी सारी जो है रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इस वजह से, इतने सारे यूजेस होने की वजह से इसको जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया है। अब देखिए डैमिंग से क्या होता है कि जो अगर हम रिवर की डैमिंग कर देते हैं उससे जो है कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम रिवर के नेचुरल जो फ्लो है उसको रोक देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उसका नेचुरल फ्लो वो उस रुक जाने से वहाँ पर पूरा सेडिमेंटेशन हो जाएगा। क्योंकि जो अपनी जो रिवर होती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है, वो कंकर, मिट्टी, रेत और इतनी सारी चीज़ें जो अपने साथ लेकर आती है। अगर उसके फ्लो को रोक दिया जाएगा तो जितना भी कंकड़, मिट्टी, रेत है वो उस डैम के पास यहीं पर स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टोर होता चला जाएगा, तो पूरा का पूरा सेडिमेंट, और आगे के लिए कुछ भी जो है कोई भी सेडिमेंट नहीं होगा। और देखिए जब इस तरीके के सेडिमेंट नहीं होंगे तो वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर रॉक टाइप का, नीचे जो है रॉक स्ट्रक्चर हो जाएगा, रॉक टाइप का। मतलब यहाँ पर कंकर, मिट्टी, रेत वाला स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या हो जाएगा, रोकियर स्ट्रीम बेड हो जाएगा। यानी नीचे का जो इसका तल है वो बिल्कुल रोकी हो जाएगा और यहाँ पर जो है बिल्कुल पुअर हैबिटेट होगा, यानी एक्वेटिक लाइफ नहीं होगी। क्योंकि जो है रॉक के ऊपर जो है एक्वेटिक लाइफ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ पर वेजिटेशन होती है तो आपको पता है कि वहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंटेशन होती है, वहाँ पर आपको पता है कि प्लांट लाइफ जो है वो ग्रो करती है। जब वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे तो फिशेज भी वहाँ पर आएंगी, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह, जो भी छोटे छोटे जीव जो वहाँ पर पैदा होंगे, तो उससे जो है वहाँ पर फ्लोरिश करेंगी। तो आपको पता है फिर वहाँ पर जो है एक्वेटिक लाइफ यानी फिशेज वगैरह और जो दूसरे एनिमल्स है वो भी वहाँ पर नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा फ्योना के लिए भी माइग्रेट करना। यानी जो फिशेज हैं अगर वो आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो ओशियन के अंदर भी एंटर नहीं कर पाएंगी। जो ओशियन होता है हमारा, उसके अंदर भी जा नहीं पाएंगी, क्योंकि ये यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं सारी की सारी। और यहाँ से जो इनको जब निकाल लिया जाएगा तो आगे के लिए जो है कोई भी फिशेज वगैरह वो नहीं बचेगी। तो इस तरीके से इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पीछे से जो है रिवर आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इतना लार्ज जो है ये डैम स्ट्रक्चर बना दिया और पूरे के पूरे वाटर को ये देखिए पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और आगे देखिए रिवर का फ्लो बिल्कुल कम है, न के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं है, फ्लो नहीं है आगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए एक तरीके का रेजर्वोयर यहाँ पर बन जाता है। ये पूरा का पूरा वाटर जो है यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और आप आगे देख सकते हैं कि ये आगे नीचे जो है रिवर का चैनल है जहाँ पर बहुत कम पानी जाता है। अब देखिए हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए ये एक तरीके का डैम, जो ये डैम स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का डैम बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये पीछे की तरफ जो वाटर स्टोर किया हुआ है वो है। अब देखिए कि यहाँ पर एक गेट लगा होता है, ये देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी को बनाना होता है इस गेट को ऊपर की तरफ मूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब इसको हटा दिया जाता है वाटर जो है एकदम से फ्लो के साथ आगे की तरफ एंटर करता है। जब फ्लो के साथ आगे की तरफ एंटर करता है तो यहाँ पर जो है टर्बाइंस लगे होते हैं, जो ब्लेड्स लगे होते हैं टर्बाइन के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इस वाटर की वजह से वो स्पीडली घूमना शुरू कर देते हैं। जब वो घूमना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो वो जो है क्या वहाँ से फिर जो जनरेटर ऊपर की तरफ अटैच होता है वो जनरेटर जो है बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए ये पावर लाइन्स के थ्रू जो है इसको जो पावर ग्रिड के अंदर जो है बिजली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ वाटर है वो यहाँ पर जो है रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से सारे के सारे सेडिमेंट्स जो वहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे और आगे के लिए कोई भी सेडिमेंट्स नहीं बचेगा। तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वाटर का फ्लो जो है यहाँ पर रुक जाने की वजह से सारे सेडिमेंट नीचे डिपॉजिट हो गए हैं और यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा वाटर जो है वो थोड़ा स्पीडली उसमें जाता है और फिर यहाँ से वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रो पावर जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है।
अब देखिए इनकी वजह से जो है काफ़ी सारी जो डैम वगैरह बनाते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए काफ़ी सारी सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डैम बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो उस रिवर के आसपास रहते हैं, जो उनकी हैबिटेशन होती है, आपको उनको वहाँ से हटाना पड़ता है और साथ-साथ में आपको फॉरेस्ट भी काटने पड़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो लोग जो उन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका लाइवलीहुड छिन जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। जैसे कि अभी हमने सरदार सरोवर डैम बनाया था, जो कि नर्मदा की रिवर के ऊपर बनाया था, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी आंदोलन चले थे। तो उसमें सबसे फेमस जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो आप देख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। ऐसे ही टहरी डैम बनाया था, तब टहरी डैम आंदोलन जो है तब स्टार्ट किया गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज स्केल पर जो लोकल कम्युनिटी जो वहाँ पर रहती है उसकी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ती है, मतलब उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। अगर वहाँ से नहीं हटाएंगे तो फिर जो है डैम बनेगा कैसे, अगर डैम नहीं बनेगा तो फिर ये पर्पज़ कैसे पूरे होंगे। इसलिए वहाँ से क्या करना पड़ता है, उस लोकल कम्युनिटी को हटाना पड़ता है और उनको कहीं और पर भेजना पड़ता है। कई बार तो उनके लिए अलग से जो है रिहेबिलिटेशन भी नहीं किया जाता, उनको जो है प्रॉपर रहने के लिए स्पेस नहीं मिलता और वो जो है एक तरीके से बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोकल पीपल है उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ती है, अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे डिस्प्यूट जो है, काफ़ी सारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ इंटर वाटर जो स्टेट के बीच में भी इंटर वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस तरीके के इश्यू जो हैं डैम वगैरह के ये जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनसे स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक, और सेव नर्मदा मूवमेंट, इसको हम दोनों नाम से बोल सकते हैं। तो इस ये एक जो एनजीओ है जो क्या करती थी, लोगों को, जो हमारे ट्राइबल पीपल थे, जो इस नर्मदा के आसपास के जो लोग थे जहाँ पर सरदार सरोवर डैम बना है, तो वहाँ के जो लोग थे वो ट्राइबल पीपल थे, फार्मर्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको जो है ट्राइबल पीपल को जो वहाँ पर रहते थे, तो इनको एक तरीके से इस मोमेंट के अंदर जो है डाला कि वो अपने राइट के लिए लड़े, ताकि जो ये सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर के अंदर बन रहा है गुजरात के अंदर, उसको रोका जा सके। क्योंकि इससे क्या होगा, इनका लाइवलीहुड प्रभावित होगा और ये जो है इनके रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए ये सारे के सारे इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे। लेकिन फाइनली जो है सरदार सरोवर डैम को बना दिया गया, उसको मतलब लोगों को समझाकर जैसे भी करके इस डैम को पूरा कर दिया गया। लेकिन अब ये जो एनजीओ है किसके लिए काम करती है, ताकि इन लोगों को क्या किया जा सके, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी इनको दी जा सके। मतलब कहीं ना कहीं जो है इनको, क्योंकि पुअर पीपल हैं बेचारे, जो किसी फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, वहीं से अपना जो लाइवलीहुड कमाते थे, वहीं पर इनकी लैंड थी। अब अगर उनको छीन लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो है करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी मतलब इनको फैसिलिटी भी दी है इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, और ये एनजीओ जो है उसी के लिए काम कर रही है, ताकि इनको कहीं और पर लैंड और हाउस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। देखिए जब हम इतना ज़्यादा वाटर, हमारे पास इतनी ज़्यादा वाटर की कमी है और काफ़ी एरिया जो है वो काफ़ी वाटर डेफिशिएंट है, वहाँ पर वाटर है ही नहीं, तो इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो रेन के थ्रू जो वाटर आता है, अगर हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, तो हम उसको जो है काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वाटर की स्कैर्सिटी को कम किया जा सकता है। तो देखिए एक तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है और सोशल इकोनॉमी भी अच्छा होता है। अब देखिए जो हिल एरिया और माउंटेन एरिया है, तो देखिए वहाँ पर जो है क्या होता है कि वहाँ पर आपको कोई भी मतलब इस तरीके से आप वहाँ से जो ग्राउंड वाटर है वो तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हिली एरिया, माउंटेन एरिया, तो वहाँ पर आप ग्राउंड वाटर कैसे निकाल सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एलिवेशन पर होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वहाँ पर गल्स वगैरह, कुल वगैरह, ऐसे छोटे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बना लेते हैं। ये हमारा जो मेनली जो वेस्टर्न हिमालय है उसमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय मतलब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वाले जो एरिया है ये हमारे वेस्टर्न हिमालय के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, गुल और कुल्स नाम के कुछ जो है टैंक वगैरह बना लेते हैं और उनके अंदर वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसको जो है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आपको पता है कि डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो रूफ टॉप पर जो रेन होती है ना, जो थोड़ी बहुत जिस भी टाइम पर रेन होती है, रूफ टॉप जो हमारे घर की छत होती है उस पर क्या कर लिया जाता है, रूफ के ऊपर जो है वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। जब वाटर को स्टोर करके किसी टैंक के अंदर जो है सेव कर लिया जाता है उसको, और जब भी यूज़ होता है, जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ कर लिया जाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए हमने जो है पिछले अपने लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी, जो चेरापूंजी और मौसिन राम है ना, मुआसिन राम, ये हमारे मेघालय के अंदर है। तो देखिए मेघालय के अंदर जो मुआसिन राम और चेरापूंजी है, यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है बारिश होती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन जो है यहाँ पर होती है। लेकिन अगर हम मेघालय का ही दूसरा सिटी जो शिलोंग की बात करें, शिलोंग की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो शिलोंग है ये जो है मवासिन राम और चेरापूंजी से 55 जो किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए ये जो है 55 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेन वाटर कितना ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। बारिश तो इधर भी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि जो है यहाँ पर और दूसरा वाटर जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर सकते। कोई रिवर्स जो है आपको इतना अच्छे से वहाँ पर निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो मोस्टली यहाँ के लोग हैं ना, वो रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है रेन वाटर का जो है हार्वेस्टिंग की जाती है, और इनकी जो नीड है ना वो 15 से 25% जो है वो इसी रेन वाटर के द्वारा जो है पूरी की जाती है। वाटर की नीड को इसी के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको एक जो हाउस दिखाई दे रहा है, इसकी रूफ पर जो वाटर आता है। तो देखिए इस वाटर को इन पाइप की सहायता से ऐसे यहाँ पर किसी टैंक से जोड़ दिया जाता है, और इस टैंक के अंदर क्या कर दिया जाता है, वाटर को स्टोर कर दिया जाता है। फिर इस वाटर के यहाँ से इस तरीके से यहाँ जब पंप लगाकर इसको आगे की तरफ ये देखिए घर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे बड़े टैंक में जो है पूरा का पूरा जो वाटर है, रेन वाटर है, उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पर बीच में फिल्टर भी लगा होता है, ताकि जो भी अशुद्धियाँ वगैरह वो यहाँ पर छन जाती हैं, और साफ वाटर जो है वो हमारा टैंक के अंदर चला जाता है। अब के बात करते हैं बम्बू ड्रिप इरिगेशन के बारे में। देखिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ये हमारे मेघालय के अंदर मिलता है। ये 200 साल पुराना सिस्टम है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे वहाँ पर देखिए बैम्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो इसके अंदर जो बैम्बू जो होता है उसको आपस में जोड़ करके, कंबाइन करके, उनकी जो पाइप्स वगैरह होती हैं उनको आपस में इस तरीके से जोड़ कर, कंबाइन करके वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किया जाता है। तो देखिए ये जो बम्बू पाइप सिस्टम होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को 100 ऑफ मीटर्स काफ़ी दूरी तक, और इसमें जो है मतलब 80 से 20 लीटर तक वाटर जो है वो इसके अंदर आ सकता है एक टाइम पर। तो देखिए इसको मैं एक पिक्चर की सहायता से आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए लंबे लंबे जो बैम्बू हैं इनको आपस में जोड़ करके इस तरीके से वाटर को आगे की तरफ कैरी किया जाता है। ये देखिए यहाँ से वाटर जो है इसमें से यहाँ से गिरता है और आगे की तरफ इस तरीके से मूव करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से वाटर आता है और यहाँ पर ये आगे की तरफ इस तरीके से मूव करता हुआ, ये देखिए इस तरीके से इनको जोड़ दिया जाता है। यहाँ से ये आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ से आगे, और यहाँ पर इस तरीके से चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर एरिया तक जो है इस तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप जो है कैनाल वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि वो माउंटेन एरिया है। तो वहाँ पर आप कैनाल वगैरह, रिवर वगैरह वो आप डेवलप नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोग जो है वहाँ पर बैम्बू जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने क्या किया है, सभी के लिए यानी सभी हाउस होल्ड के लिए रेन वाटर हार्वेस्ट कर सिस्टम को डेवलप करना कंपलसरी कर दिया है। यानी हर एक जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, अपने रूफ के ऊपर जो वाटर है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसको स्टोर करके किसी भी टैंक के साथ जोड़ करके वहाँ पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा। अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है पुनिशमेंट, यानी ऐसे डिफाल्टर को जो है पुनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बैम्बू वाला जो बताया था, इस तरीके से वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखिए आई थिंक आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी जो आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.